हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी प्रो। सो आज हम एक बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बर्थ, जो कि आपकी क्लास 11th स्नैपशॉट बुक का फोर्थ चैप्टर है और आपके कोर्स का सेकंड लास्ट चैप्टर है स्नैपशॉट बुक का। सो पिछला वाला चैप्टर मैंने कवर करा दिया था, द एडवेंचर, जो कि आपकी जो दूसरी बुक है उसका चैप्टर है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको आई बटन पर क्लिक हो रहा होगा, उसे जाकर देख लेना। और रेगुलर वीडियोज अब डलती रहेंगी, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम की हो चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट की हो। सो इस चैप्टर को शुरू करते हैं और लास्ट में मैं बताऊंगा सैम्पल पेपर आप कैसे ले सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम टाइम में और एग्जाम टाइम से पहले भी, सारे नोट्स वगैरह और सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में। सो इस चैप्टर में बेसिकली बताते हैं जो ये ऑथर है बच्चे के बारे में, जो कि एक न्यू बॉर्न बेबी है जो होने वाला होता है। तो उस समय पे कैसी सिचुएशन होती है और जब ये इसका जन्म होता है तो किस तरह से जो डॉक्टर हैं वो इस जो स्टोरी के मेन हीरो हैं वो किस तरह से इस बच्चे को बचाते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं इस बच्चे को बचाने में, कितनी डेडिकेशन होती है इस बच्चे को बचाने में और कितनी कमिटमेंट दिखाते हैं वो इस बच्चे को बचाने में। सो ये काफ़ी अच्छी स्टोरी है और काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी है एक, और ये क्लास 11th की अपनी स्टोरी है और एक ही वीडियो में, वन शॉट वीडियो में इसको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट। पहले इसका मैं आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करा देता हूँ कि किस तरह से कहानी बनती है, फिर लाइन बाय लाइन हम इस पूरी चैप्टर की समरी, एक डिटेल्ड वीडियो देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है, समरी ऑफ द स्टोरी इज अ फॉर्म ऑफ रिराइटिंग द एक्चुअल स्टोरी इन सच अ वे दैट ओनली मेन प्लॉट इज कवर्ड एंड द एंटायर कंटेक्स्ट इज प्रेजेंटेड इन मच लेसर नंबर ऑफ वर्ड्स। मतलब क्या है कि एक बहुत अच्छी और एक एक्चुअल स्टोरी है जो कि बहुत कम नंबर ऑफ वर्ड्स में है, मतलब बहुत छोटी स्टोरी है। वो कह दिए छोटी वो बड़ी बात, मतलब ये कम वर्ड्स में स्टोरी है लेकिन बहुत डीप मैसेज देती है और एक बहुत अच्छी स्टोरी है। द द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग अ बर्थ समरी of for class 11 is to ensure that students need not to read the whole chapter of the story again and again। ये तो मैंने ही लिखा है, मतलब ये जो मैं आपका समरी देने जा रहा हूँ इससे क्या होगा कि मैं आपको पूरा चैप्टर समझा दूंगा और इस पूरे चैप्टर के बाद, इस पूरी समरी के बाद आपको पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना पड़ेगा। हालांकि आप एक बार बस न्यूज़पेपर रीडिंग फटाफट कर लीजिएगा, न्यूज़पेपर रीडिंग से मतलब फटाफट लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा, जो आपको मेन मेन वर्ड्स है वो समझ में आ जाए स्टोरी के और क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। हालांकि आपको ऐसे डिटेल जो मतलब चाहते हैं कि जिनके ठीक ठाक नंबर आ जाए उन्हें ज़रूरी नहीं है एनसीईआरटी में से पढ़ना, मैं तो कहूँगा, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको हर एक चीज़, पूरी कहानी। लेकिन आप फिर भी पढ़ सकते हैं और एग्जाम के ड्यूरिंग अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप अपने नोट्स बना रहे हैं, हैंडी नोट्स, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो इस स्टोरी के इंट्रोडक्शन के बारे में चलते हैं। दिस स्टोरी इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एमिनेंट राइटर एजे क्रॉनिन्स नोवेल द सिटाडेल। अब क्या है, ये जो सिटाडेल है, द सिटाडेल, ये एक नोवेल है जो किसने लिखी है, एजे क्रॉनिन ने। एजे क्रॉनिन ने एक नोवेल लिखी है द सिटाडेल। अब ये जो द सिटाडेल नोवेल है उसका एक एग्जैक्ट है, उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसका नाम क्या है, बर्थ, जो कि ऑथर ने बताया है। दिस नोवेल इज कंसिडर्ड टू बी अ पाथ ब्रेकिंग बुक इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एथिक्स। मतलब जो मेडिकल एथिक्स, मतलब जो इनके रूल हैं मेडिकल एथिक्स, जो इनके कानून हैं मेडिकल के, ये जो मेडिसिन, ये जो मतलब डॉक्टर से रिलेटेड और ये जो भी फार्मा से रिलेटेड जो भी इनके कानून हैं उनको ये तोड़ती है। उन कानूनों को, कानून से मतलब तोड़ती नहीं है, मतलब कानून नहीं तोड़ती है लेकिन ये उससे थोड़ा अलग हट जाती है। और ये थोड़ा इमोशनल स्टोरी है। बेस्ड ऑन दिस स्टोरी इन लेटर ईयर्स ग्रेट ब्रिटेन वेंट ऑन टू सेट अप इट्स नाउ वेरी फेमस नेशनल हेल्थ सिस्टम। ये जो ग्रेट ब्रिटेन है, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद उन्होंने क्या करा, एक बहुत बढ़िया नेशनल हेल्थ सिस्टम बिठाया इस स्टोरी के बाद, और ये काफ़ी अच्छी स्टोरी है। द स्टोरी ऑफ बर्थ समरी क्लास 11 इज अबाउट अ डॉक्टर। अब इस स्टोरी में बताते हैं कि क्या है इस स्टोरी में। द स्टोरी, ये जो स्टोरी है क्लास 11 की, ये क्या बताती है, किसके बारे में, एक डॉक्टर के बारे में है। हु हैज़ टू डील विद अ डिफिकल्ट केस, जिसको एक डिफिकल्ट केस हैंडल करना पड़ जाता है। वाइल हिज मेंटल इज नॉट गुड, उसकी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं होती, उसी दौरान उसको एक बहुत डिफिकल्ट केस सॉल्व करना पड़ जाता है, एक मेडिकल केस। इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रगल दिखाया गया है कि उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। ही फाइनली ओवरकम्स द प्रॉब्लम, वो फाइनली प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेता है, प्रॉब्लम से बाहर आ जाता है एंड गेट्स एक्सीलेंट पेशेंट केयर, और एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल के देता है, पेशेंट को एक बहुत अच्छी हेल्थ केयर निकाल कर देता है इतने स्ट्रेस के बावजूद। द एक्सट्रैक्टेड पार्ट इज अबाउट अ मेडिकल मिरेकल। मिरेकल क्या होता है, चमत्कार। एक ये जो एक्सट्रैक्टेड पार्ट है, ये जो पार्ट बाहर निकाला है सिटाडेल नोवेल में से, ये सिटाडेल नोवेल जो है इसमें से एक जो पार्ट बाहर निकाला है वो बताता है किसके बारे में, मेडिकल मिरेकल, मतलब चमत्कार के बारे में बताता है मेडिकल की फील्ड में। ऑफ अ डॉक्टर्स गुडविल, जो कि किसकी वजह से होता है, डॉक्टर की गुडविल एंड हार्ड वर्क,
मतलब गॉड, जो डॉक्टर है उसकी गुड विल पावर और उसके हार्ड वर्क, उसके कठिन परिश्रम और उसकी हार ना मानने वाली निष्ठा को ये समर्पित है, ये एक तरह से कहानी टू ट्रीट हिज पेशेंट, और वो इस तरह अपने पेशेंट को ट्रीट करता है। द स्टोरी द सिटाडेल, जो द सिटाडेल जो पूरी बुक है, जो नोवेल है, स्टोरी इज अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ ट्रेजेडी, लॉस एंड रिडेम्पशन। मतलब एक ट्रेजेडी, लॉस और रिडेम्पशन के बारे में सिटाडेल, इसका एक छोटा सा पार्ट है बर्थ, जो कि हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको हम पूरा समझते हैं पूरे डीप में। आइए चलते हैं। एंड्रयू मैनसन इज अ डॉक्टर। एंड्रयू मैनसन कौन है? ये जो डॉक्टर है ये है एंड्रयू मैनसन। यही जो एंड्रयू है यही इस स्टोरी के हीरो हैं। एंड रिसेंटली पास्ड आउट ऑफ अ मेडिकल स्कूल। ये अभी अभी इन्होंने मेडिकल स्कूल से पास आउट करा है। इन द बर्थ चैप्टर समरी, मतलब जो बर्थ चैप्टर है इसमें, मतलब इस स्टोरी में बताया गया है कि एंड्रयू मैनसन ने अभी अभी पास करा है मेडिकल स्कूल से और ये अभी अभी डॉक्टर बने हैं। ही हैज अ गर्लफ्रेंड नेम क्रिस्टाइन। इनकी एक दोस्त है क्रिस्टाइन, वो एज ए स्कूल टीचर, वो एज ए स्कूल टीचर, जो कि स्कूल टीचर है। एज ही हैज पास्ड आउट, और क्योंकि वो अभी अभी पास आउट हुआ है डॉक्टर स्कूल से, ही इज स्टिल न्यू टू द जॉब। अब वो डॉक्टर की जो जॉब है वो अभी इस जॉब में नए नए हैं, डॉक्टर की फील्ड में वो भी नए नए डॉक्टर हैं। एंड्रयू आर्ग्यूड विद हिज गर्लफ्रेंड एज ही इज वेरी आउट स्पोकन। एंड्रयू की जो उनकी दोस्त है उससे लड़ाई हो जाती है किसी बात पर, अब वो तो इसमें नहीं बताया है। एंड्रयू वॉज फीलिंग गिल्टी। एंड्रयू को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत पछतावा हो रहा था, वो पछतावा हो रहा होता है उस आर्गुमेंट को लेकर। ही रीचेस हिज होम फाइनली, वो अपने घर पहुंच जाते हैं फाइनली 1-1.5 घंटे के बाद, जब ये सब उनकी जो बहस होती है वो खत्म हो जाती है अपने दोस्त से। एज सोन एज ही अराइव्स एट हिज होम, जैसे ही वो अपने घर वापस आते हैं, ही फाइंड्स दैट, वो क्या देखते हैं, जो मॉर्गन, जो मॉर्गन इज ईगरली वेटिंग फॉर हिम। जो मॉर्गन है ये एक इंसान है जिसके बारे में बताया स्टोरी में। जो मॉर्गन जो है वो, जो एंड्रयू मैनसन है उसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। जोज वाइफ वॉज एक्सपेक्टेड द फर्स्ट चाइल्ड, जो को एक पहला बच्चा होने वाला होता है। बोथ ऑफ देम वर वेरी नर्वस एंड anxious about that, and anxious as that was going to be their first child in the 20 years of their marriage। 20 साल बाद उनकी शादी को एक पहला बच्चा होने वाला होता है उनकी शादी के बाद। थ्रू इट इज लेट इन द नाइट, हालांकि वो ये जो मॉर्गन है, जो मॉर्गन जो है वो एंड्रयू मैनसन को कब मिलते हैं, मिडनाइट पे, मतलब 12 से 1 AM, रात को 12-1 बजे के आसपास वो मिलते हैं लेट नाइट पे। हालांकि वो काफ़ी लेट होते हैं, लेकिन जो एंड्रयू है वो एक बहुत वफादार और एक बहुत अच्छा इंसान होता है, मतलब डेडिकेटेड और बहुत अपने काम के प्रति समर्पित इंसान होता है। तो वो जो मॉर्गन जो है उसकी बात मान जाता है और वो जो मॉर्गन के साथ अपनी ड्यूटी के लिए उसके घर चला जाता है, उनकी जो देखभाल करने, उनकी वाइफ की, जो की वाइफ की देखभाल करने। When both of them reached मिस्टर मॉर्गन्स हाउस, जब वो दोनों मिस्टर मॉर्गन के घर पहुंचते हैं, एंड्रयू सॉ दैट ए मिडवाइफ। मिडवाइफ कौन होती है? एक तरह से आप मानो नर्स, या फिर केयर टेकर भी कह सकते हैं, नर्स या फिर केयर टेकर, मतलब जो देखभाल करती है उसे मिडवाइफ कहते हैं, नर्स या केयर टेकर। वो इज अ ट्रेन प्रोफेशनल हेल्प ड्यूरिंग लेबर, जो कि प्रोफेशनल हेल्पर होती है किसी भी डॉक्टर है, मतलब किसी भी असिस्टेंट के, इसमें काफ़ी ज़्यादा उसे प्रोफेशनलिज्म होता है, काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। इस अटेंडिंग लेडी मॉर्गन, जो कि लेडी मॉर्गन के पास होती है। जस्ट बाय लुकिंग एट हर, एंड्रयू एजेस्ट दैट द कंडीशन ऑफ द लेडी सेवियर एंड शी इज इन लेबर पेन। अब वो जैसे ही मिसेज मॉर्गन को देखता है तो वो कह देता है कि इनकी हालत थोड़ी ख़राब है और ये एक लेबर पेन में। लेबर पेन मतलब जैसे आप देखते हैं ना, लेबर पेन से आप वर्ड से अंदाज़ा लगाओ कि मतलब जैसे मजदूरी करके आते तो काफ़ी दर्द होता है शरीर में, ऐसे ही उनके शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा होता है। डिस्पाइट द वेरी असेसमेंट, ही टुक अ पॉज एंड यूटिलाइज द टाइम टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन। अब उन्हें पता है कि अभी टाइम है, मतलब यहाँ पे दिखाया गया है कि अभी भी टाइम होता है डिलीवरी के लिए प्रॉपर टाइम नहीं आया होता है। तो वो क्या करते हैं, वो एक पॉज लेते हैं एंड उस टाइम को यूटिलाइज करते हैं, किस लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए उस कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से, जिससे कोई भी गड़बड़ नहीं हो आगे चलते। थ्रू नहीं, दो ही ओनली वॉन्ट्स टू थिंक अबाउट हिज पेशेंट एट दैट मोमेंट, हालांकि वो अपने पेशेंट के बारे में ही सोच रहे होते हैं पूरे मोमेंट में।
हिज माइंड डाइवर्ट्स इनटू अनदर थिंग्स। जो उनका माइंड है वो अलग अलग जगह पर डाइवर्ट हो रहा होता है जिस टाइम पे वो सोच रहे होते हैं उसकी सिचुएशन। और वो मतलब वो जो बहस हुई होती है उनके दोस्त से उनकी, उसी से ही वो एक दूसरे एग्जाम्पल्स को रिलेट कर रहे होते हैं कि जैसे ब्रैनवेल है, जैसे ब्रैनवेल जो उनके जानकारी में कोई होगा तो ब्रैनवेल जो है उसके बारे में वो सोचता है, उसका एक सिनेरियो, उसका एक एग्जांपल देखते हुए सोचते हैं वो कि ब्रैनवेल डिड एवरीथिंग फॉर अ वुमन। ब्रैनवेल ने सब कुछ करा उस औरत के लिए, हु इज इन द एंड बिट्रेड हिम, जिसने लास्ट में उसे छोड़ दिया। ही ऑल्सो थॉट अबाउट एडवर्ड पेज। एडवर्ड पेज भी एक दूसरे इंसान है, हु नाउ लिव सेपरेटली, जो कि सेपरेटली रह रहे हैं अपनी फर्स्ट वाइफ से, एंड ही मैरिड द इल नेचर्ड बोर्डन, जो कि उन्होंने बोर्डन से अब शादी करी है एडवर्ड पेज ने। तो मतलब ये जो उनका सेपरेशन है, मतलब जो अभी दोस्त उनकी बहस हुई थी उसके बाद वो सारे एग्जाम्पल्स रिलेट कर रहे हैं, उनके मन में यही ख्याल आ रहा है कि उनकी जो आर्गुमेंट हुई थी उसके बारे में कि वो डेली लाइफ से उनके जो दोस्त हैं उनसे एग्जाम्पल रिलेट करने की सोच रहे हैं अभी। ही फेल्ट दैट ऑल दीज कुड अगेन हैपन विद हिम एंड क्रिस्टाइन। हाँ, वो ये सोच रहे हैं कि ये शादी के बाद बाकी के उनके दोस्त खुश नहीं है तो उनके साथ भी और क्रिस्टाइन के साथ भी ऐसा हो सकता है। बट ही पुट्स ऑल दिस असाइड, लेकिन वो अभी प्रोफेशनलिज्म में है, अभी वो अपनी ड्यूटी पर है, तो इन सबको, इन सारे थॉट्स को साइड में रखते हैं एज ही हैज़ टू गेट बैक टू हिज पेशेंट, क्योंकि उन्हें अपने पेशेंट के पास वापस जाना होता है, हु नीड्स मेडिकल अटेंशन, जिससे मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। लेडी मॉर्गन वॉज अंडर एनेस्थीसिया। लेडी मॉर्गन को वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन क्या होता है, जिससे जो पेन होता है किसी भी चीज़ का वो बिल्कुल कम हो जाता है। एंड्रू गेव हिज ऑल एंड आफ्टर एन आवर लॉन्ग स्ट्रगल, एंड्रू सब कुछ करते हैं जो भी उनको ज़रूरत होती है बच्चे को जन्म देने के लिए, और एक एक घंटे के बहुत बड़े स्ट्रगल के बाद एट द स्ट्रोक ऑफ डॉन द लेडी डिलीवर्ड अ चाइल्ड। लेडी है वो एक चाइल्ड को डिलीवर करती है। सून आफ्टर द डिलीवरी के बाद एंड्रू नोटिस दैट, एंड्रू क्या देखते हैं, द चाइल्ड हैज़ नो लाइफ एज इट इज अ स्टिल बॉर्न बेबी। जो एंड्रू है और जो वो जो ये मिडवाइफ थी और जो डॉक्टर है वो देखते हैं कि जो चाइल्ड है उसके अंदर अभी बिल्कुल भी जान नहीं है, और मतलब वो भी जिंदा नहीं है, और वो स्टिल बॉर्न बेबी है। स्टिल बॉर्न मतलब क्या होता है, सिर्फ वो नाम का जिंदा है, मतलब वो अभी भी उसने जन्म लिया है लेकिन वो जिंदा नहीं है। एंड्रू हैज अल्टीमेटली इन शॉक। एंड्रू जो है वो पूरे शॉक में होते हैं, क्योंकि एक तो उनका ये जो, मतलब अभी भी उन्होंने डॉक्टरी करी होती है, तो उनका ये जो होता है ये फर्स्ट केस होता है, वो मेजर डॉक्टर अभी भी नहीं बने होते, कभी पहली बार उन्होंने मेजरली एक डॉक्टर के रूप में केस हैंडल करा है, और वो शौक में होता है कि एक तो इनका पहला केस है, इन्होंने इतना 1 घंटे का स्ट्रगल करा और तब भी उन्हें कोई नतीजा नहीं मिला। एंड्रू वॉज अल्टीमेटली इन शॉक एट दैट टाइम एज ही सॉ द चाइल्ड इज लाइफलेस, एंड ऑल्सो क्योंकि चाइल्ड जो है वो लाइफलेस होता है, एंड ऑल्सो द मदर रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट, और जो मदर होती है उसे तुरंत एक मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है क्योंकि वो अच्छी हालत में नहीं होती हैं। उस टाइम पे एंड्रू हैड टू मेक अ चॉइस। एंड्रू को एक चॉइस देनी थी, मतलब एक चॉइस करना था कि वो किसको चुने, किसका मेडिकल ट्रीटमेंट करे, वो पहले बच्चे का या फिर उसकी माँ, जो कि उसकी जो माँ है उनका। ही हैड टू चूज हु ही वुड वांट टू अटेंड। उन्हें चूज करना था कि वो पहले किसको अटेंड करें, बच्चे को या फिर माँ, जो मिसेस मॉर्गन है, द चाइल्ड और द मदर। पहले वो बच्चे को अटेंशन दें या फिर मदर। ही चूजेस द मदर ओवर द चाइल्ड। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मदर है मिसेस मॉर्गन उनको चुना चाइल्ड से पहले। एंड्रू हैंडेड द चाइल्ड टू द मिडवाइफ। एंड्रू ने जो वो बच्चा है मिडवाइफ को दे दिया। लेडी मॉर्गन वॉज अनकॉन्शियस। लेडी मॉर्गन जो थी वो अनकॉन्शियस थी एट दैट टाइम, बेचैन थी उस टाइम पर। एंड्रू काम्ड हिमसेल्फ डाउन। एंड्रू ने उन्हें शांत कराया पहले, एंड ट्रीटेड द मदर विद स्टेडी हैंड्स। एंड्रू ने जो उस बच्चे की माँ थी उसको शांत कराया और बहुत नर्म हाथों से और बहुत अच्छी तरीके से स्लोली लेडी मॉर्गन को अटेंशन दिलाया, ट्रीटमेंट करा उनका, और लेडी मॉर्गन को धीरे धीरे होश आने लगा। लेडी मॉर्गन गेन कॉन्शियसनेस एंड हर हार्ट बीट रिटर्न टू अ स्टैंडर्ड रेट। और जिनकी हार्ट बीट थी वो भी एक स्टैंडर्ड रेट पर वापस आने लगी, मतलब स्टैंडर्ड रेट जो होती है हार्ट बीट की वो वापस आने लगी और वो प्रॉपरली बिहेव करने लगी। ही देन इंक्वायर्स अबाउट द चाइल्ड फ्रॉम द मिडवाइफ। अब उनको जो मिसेस मॉर्गन थी उन्होंने उनको तो ट्रीटमेंट दे दिया, लेकिन अब उन्हें बच्चे को भी देखना था जो कि मिडवाइफ के पास था। द मिडवाइफ टोल्ड एंड्रू दैट शी हैड पुट द चाइल्ड अंडर द बेड wrapped in a soaked न्यूज़पेपर। मिडवाइफ ने एंड्रू, जो डॉक्टर एंड्रू थे, उन्हें बताया कि उन्होंने बच्चे को कहाँ पर रख दिया है,
न्यूज़पेपर में रैप करके बेड के नीचे रख दिया है। एंड्रयू पुल्ड द चाइल्ड आउट। एंड्रयू ने बच्चे को बाहर निकाला एंड स्क्रूटिनाइज्ड इट हु वाज लुकिंग पेल एंड लुक लाइक ही हैज सफर्ड सफोकेशन। एंड्रयू ने बच्चे को बाहर निकाला और उस चद्दर से लपेट के उसे थोड़ा सा खोला, और उस बच्चे को देखकर एंड्रयू को लगा कि ये बहुत सफोकेशन मतलब सफोकेट कर रहा है, उसका दम घुट रहा है और वो अच्छी तरीके से सांस नहीं ले पा रहा है। इन द बिगनिंग एंड्रयू फेल्ड टू रिकॉग्नाइज। शुरू में एंड्रयू ने मतलब इसको जो सफोकेशन था, इस केस को सफोकेशन मान के उसने नज़रअंदाज कर दिया और उसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में उसे समझ में आया कि वो क्या किसका केस था, एस्फाइक्सिया। एस्फाइक्सिया कौन सा केस होता है, जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। मतलब जो केस था वो सफोकेशन का नहीं था, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। मतलब ब्लड में जब ऑक्सीजन कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तो वो सफोकेशन जैसा केस लगता है, लेकिन वो किसका केस होता है, एस्फाइक्सिया। एट दैट वेरी मोमेंट, तुरंत उसी मोमेंट पर उसे समझ में आया कि एस्फाइक्सिया का केस है। एंड्रयू कुड हैव गिवन अप ऑन द चाइल्ड बट ही डिडंट। एंड्रयू लगभग गिव अप कर चुका था, लेकिन उसने पूरी तरीके से गिव अप नहीं करा था। ही डिडंट लूज होप, उसने बिल्कुल भी अपनी होप नहीं खोई एंड स्टार्टेड गिविंग ऑल द मेडिकल ट्रीटमेंट, और सारे मेडिकल ट्रीटमेंट उसने देना चालू कर दिया उस बच्चे एंड ट्राई टू रिकलेक्ट एवरीथिंग, और उसने दोबारा रिकलेक्ट करना शुरू करा कि कैसे कैसे मेडिकल ट्रीटमेंट देना है उस बच्चे को, कैसे रिकवर करना है पेन से, वो सब उसने शुरू कर दिया। ही लर्न इन द मेडिकल स्कूल, जो जो उसने मेडिकल स्कूल में सीखा था वो सब उसने अप्लाई करना शुरू कर दिया। वेल ही वॉज ट्राइंग, जब वो ट्राई कर रहा था उस बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट देने की, द मेडिकल वाइफ नहीं, द मिडवाइफ केप्ट टेलिंग हिम, मिडवाइफ उसे लगातार बता रही थी कि कांट पुट लाइफ बैक। वो बार बार उससे कह रही थी कि आप इसकी ज़िंदगी को वापस नहीं ला सकते क्योंकि डेड चाइल्ड है। लेकिन जो एंड्रयू थे उन्होंने उसकी बात पे इग्नोर कर दिया। मतलब जो मिडवाइफ थी वो लगातार कह रही थी कि एक स्टिल बॉर्न बेबी है, डेड चाइल्ड है, आप इसकी ज़िंदगी को वापस नहीं ला सकते। एंड्रयू ने इन सारी बातों को इग्नोर करा और वो ट्राई करते गए जो भी वो अपने मेडिकल ट्रीटमेंट को कर रहे थे, और वो जानते थे कि वो जो बच्चा है उसको जिंदा कर सकते हैं, उन्हें पूरी अपने ऊपर भरोसा था। अब यहाँ पे क्या दिखाया है, इस जगह पर दिखाया ये विल पावर, कि विल पावर में कितनी शक्ति है। वो किसी की बात नहीं सुन रहे थे, वो उन्होंने जो भी सीखा था उन्होंने उस पर विश्वास करा और वो लगातार उसे करे जा रहे थे। व्हेन एंड्रयू ऑलमोस्ट गिव अप, जब एंड्रयू ने गिव अप कर ही दिया था लगभग, ही सडनली रिमेंबर्ड, उन्हें अचानक याद आया एक केस इन मेडिकल स्कूल, की मेडिकल स्कूल में जो उन्होंने पढ़ रहे थे तो एक ऐसा ही केस हुआ था, दैट वाज वेरी सिमिलर टू दिस वन। मतलब वो इसी के जैसा केस था जो मेडिकल स्कूल में हुआ था जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। ही फाउंड अ रे ऑफ होप एडमिस्ट द डार्कनेस, मतलब उन्हें एक अंधेरे में एक उजाला दिखा कि किस तरह से वो रिलेट कर पा रहे थे उस केस को जो उनके मेडिकल स्कूल में हुआ था और वो केस जो भी वो झेल रहे थे। तो उन्हें लगा कि अब भी कुछ हो सकता है। ही स्टार्टेड रबिंग द चाइल्ड्स बैक, वो जो बच्चे की जो बैक है, जो पीठ है, उसको रब करने लगे। किससे, क्रश्ड टॉवल से, एक गीले सुखड़े हुए कपड़े से वो बच्चे की जो पीठ है उसको रब करने लगे। ही पुट्स द चेस्ट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड इन बोथ हिज हैंड्स, जो बच्चे की जो चेस्ट है, जो छाती है, वो दोनों हाथों से उसकी छाती को रब करने लगे। ही देन ट्राइज टू फिल सम एयर इनटू द बॉडी, अब उन्होंने फिर उसकी बॉडी में एयर भरना भी शुरू करा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन कम थी और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गई थी। एंड आफ्टर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हार्ड फॉट इस बैटल, और इस 1.5 घंटे की जंग के बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जेजरेटेड सेंटेंस लिखा है। कैसा? एग्जेजरेट करके लिखा है एक सेंटेंस को, और एक काफ़ी अच्छी लाइन है जो पेपर में आप लिख सकते हो। मतलब 1.5 घंटे की लड़ाई के बाद, एक तरह से उनके लिए लड़ाई थी, स्ट्रगल ही था, बैटल ही था डॉक्टर एंड्रयू के लिए। तो इस 1.5 घंटे की लड़ाई के बाद द बॉडी गिव अ मोशन, बॉडी ने पहला अपना मूवमेंट दिखाया। एंड द चाइल्ड स्लोली टर्न अराउंड एंड स्टार्टेड क्राइंग, धीरे धीरे वो बच्चे ने अपना मूवमेंट दिखाया और वो रोने भी लगा, जो उसका साइन था कि उसकी बॉडी में लाइफ जो है वो वापस आ गई है। एंड्रयू हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। एंड्रयू जो है उन्होंने, जो डॉक्टर एंड्रयू है, उन्होंने एक चैन की सांस ली एंड हैंडेड द चाइल्ड टू द मिडवाइफ, और जो चाइल्ड था, जो बच्चा था, उसे मिडवाइफ के हाथों में दे दिया। आफ्टर ही इज डन द प्रोसेस, जब उसने पूरी प्रोसेस पूरी कर ली, ही नरेट्स द होल थिंग टू मिस्टर मॉर्गन, जो मिस्टर मॉर्गन थे, जो नीचे गेट पर खड़े, मतलब जब मिस्टर मॉर्गन और डॉक्टर एंड्रयू आए थे तो मिस्टर मॉर्गन जो थे वो गेट पर ही खड़े थे और उन्होंने डॉक्टर एंड्रयू को भेज दिया था
ऊपर कि आप जो भी फैसले जो भी होगा आप मुझे बता देना, मैं ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो मिस्टर मॉर्गन को नीचे आकर डॉक्टर एंटनी ने ये सब बताया कि कैसे कैसे उन्होंने केस सॉल्व करा, और वो बहुत खुश हुए दोनों। एंड टेक्स हिज परमिशन टू लीव, और उन्होंने डॉक्टर एंड्रू ने इजाज़त ली कि अब मैं जा सकता हूँ क्योंकि मेरा काम हो चुका है। एंड वॉक्स डाउन टू द स्ट्रीट, और वो सड़क की ओर निकल पड़े। किस टाइम? सुबह सुबह 5 बजे, क्योंकि वो जो ऑपरेशन था वो 12 से 1, 2, 3 मतलब 12-1 बजे तो डॉक्टर एंड्रयू और जो मॉर्गन थे वो आए थे एक साथ। फिर 3 से 4 लगभग वो ऑपरेशन चला, और 5 बजे के आसपास वो घर से एग्जिट करके अपना काम करता डॉक्टर एंड्रयू। एज ही वॉक्ड ही हैड अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक उन्हें बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला इन द फीलिंग ऑफ अचीविंग समथिंग ग्रेट, मतलब कुछ सेटिस्फैक्शन और कुछ अच्छा करने की जो वो है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत अच्छी चीज़ है ह्यूमन बीइंग के लाइफ में, जो कि उस दिन डॉक्टर एंड्रयू ने ली, ये सेटिस्फैक्शन। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल और एक इमोशनल स्टोरी थी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको सैम्पल पेपर्स के बारे में बताता हूँ कि वो प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, क्योंकि आप प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी आपके लिए अच्छा रहेगा इंग्लिश में। आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ोगे और क्वेश्चंस को करोगे, ग्रामर हो चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो, ग्रामर में मैं आपको कवर कराऊंगा लेकिन इंग्लिश लिटरेचर पूरा होने के बाद। तो अभी तक आप सैम्पल पेपर से पढ़ो ओसवाल के, अरिहंत के। अब ओसवाल के सैम्पल पेपर्स में से मैं तो देख चुका हूँ 85% ऑफ पेपर या इससे ज़्यादा पेपर ओसवाल के सैम्पल पेपर से ही आता है। अभी कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन ओसवाल के सैम्पल पेपर से ही ज़्यादातर सैम्पल वो जो एग्ज़ाम का जो पेपर है वो आता है। तो इसको आप हमारी वेबसाइट पे से ले सकते हो। आप ये जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा वेबसाइट की शॉप का लिंक। उसमें आप देखो कोड लगा सकते हो स्टडी प्रो 15 प्रोमो कोड, जिससे आपको बहुत सस्ता पड़ेगा स्टडी प्रो 15 अगर आपका टोटल 200 रुपये से कम है, और गेट 40 ऑफ अगर आपका टोटल 200 या 200 रुपये से ज़्यादा है। मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको इन दोनों कोड से। ओके, सो ये आप हमारी वेबसाइट पर लगाना चेकआउट के ड्यूरिंग। और एक सैम्पल पेपर जो है वो 58 रुपये के आसपास है, और उसमें भी आपको मैं ऑफर दे रहा हूँ ये दोनों। एक मिनट, 58% नहीं, 58 रुपीज़ के आसपास एक सैम्पल पेपर है ओसवाल का, और उसमें भी आपको मैं प्रोमो कोड दे रहा हूँ ये दोनों। तो इससे सस्ता तो नहीं मिल सकता, क्योंकि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे 300 के। हमने कोई ऐसे मतलब परचेज सेलिंग का मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ। आप बाजार से भी ला सकते हो, लेकिन आपको यहाँ से सस्ता नहीं पड़ेगा। सो मैं तो ये कहूँगा आप एक बार जाकर शॉप पर देखना हमारी वेबसाइट पर, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के संग शेयर कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगले चैप्टर के लिए।